मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि जो वर्षा होती है वो प्रमुख रूप से उसको दो भागों में हमने विभाजित किया था, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय पे प्रमुख रूप से वर्षा होती है। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे कि भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं हैं और उन ऋतुओं का विभिन्न क्षेत्रों पे, विभिन्न स्थानों पे क्या प्रभाव रहता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि ऋतुओं की। ऋतुएं हैं ये एक नहीं होती, अनेक ऋतुएं पाई जाती है। और ऋतुओं का संबंध किससे है? ऋतुओं का संबंध है प्रमुख रूप से जो अपनी स्थिति है, वायुमंडलीय स्थिति, उस पर प्रमुख रूप से ऋतुएं निर्भर करती है। ये ऋतुएं अनेक प्रकार की होती है, इनके बारे में विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। हम देखते हैं कि मौसम की ऋतुएं अलग अलग होती है। जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु आती है तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो सामान्य न होके बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। उसकी जो स्थिति है, उसकी जो दशाएं हैं वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। एक प्रकार से कहा जाए तो मौसम है वो पूर्णतः परिवर्तन हो जाता है। और मौसम में ये ऋतुओं पे अलग अलग मौसम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इन ऋतुओं के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो बहुत अधिक परिवर्तन है, वो विभिन्न अवस्थाओं में देखने को मिलता है। देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में होता है। देश का जो आंतरिक भाग है, देश का जो अंदर का जो हिस्सा है, वहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो प्रमुखतः हमें ये आभास होता है, जानकारी होता है कि प्रमुख रूप से जो ये परिवर्तन हो रहा है ये सामान्य परिवर्तन नहीं होके अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, अधिक परिवर्तन हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में जहाँ हम देखते हैं कि बहुत अधिक ठंड रहती है, वहीं कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गर्मी की स्थिति बनी रहती है, और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां सामान्य स्थितियां सामान्यतः देखने को मिलती है। तो प्रमुखतः यह निर्भर करता है उस समय उस स्थान की ऋतु कौन सी है। आगे बात आती है, तटीय क्षेत्र के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं आता। एक प्रमुख बात की जाए तो जो तटीय क्षेत्र है वहां प्रमुख रूप से तापमान है उसमें अंतर देखने को अधिक नहीं मिलता। तटीय क्षेत्रों में जो तापमान में अंतर है वो सामान्य रहता है, बहुत अधिक परिवर्तन है वो कम या ज्यादा का देखने को नहीं मिलता। कौन से स्थानों पे? जो तटीय क्षेत्र हैं वहां प्रमुख रूप से तापमान में अंतर बहुत कम देखने को सामान्यतः मिलता है। बात आती है तटीय क्षेत्रों में वर्षा के प्रारूप में अंतर। लेकिन हम तापमान की बात करें तो तापमान की स्थिति में तटीय क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं मिलता। लेकिन हम बात करें वर्षा की, बात करें ऋतुओं की, तो तटीय क्षेत्रों में वर्षा का जो प्रारूप है उसमें अंतर देखने को मिलता है। कुछ ऐसे स्थान जहां वर्षा बहुत अधिक होती है और कुछ ऐसे स्थान जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो तटीय क्षेत्र हैं वहां के तापमान में तो अधिक अंतर नहीं होता, लेकिन वहां वर्षा की जो स्थिति है, वर्षा का जो प्रारूप है उसमें अंतर देखने को प्रमुखतः मिलता है। बात आती है कि प्रमुखतः जो ऋतुएं हैं इसके बारे में हमने बात की कि ऋतुएं हैं उसमें मौसम की अवस्थाएं हैं, मौसम की जो दशाएं हैं, स्थितियां हैं वो बदलती रहती है। और ये ऋतुएं एक न होके अनेक ऋतुएं होती है, और ऋतुओं के अनुसार उस क्षेत्र की स्थितियां हैं वो परिवर्तित होती है। किस प्रकार से परिवर्तित होती है? कुछ स्थान ठंडे देखने को मिलते हैं तो कुछ स्थान गर्म देखने को मिलते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां तापमान में अधिक अंतर नहीं आता, वहीं कुछ स्थान ऐसे हैं जहां वर्षा बहुत कम होती है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहां वर्षा है वो बहुत अधिक होती है। वर्षा में भी अंतर देखने को मिलता है। कुछ जगह वर्षा है वो प्रमुख रूप से बूंदों के रूप में देखने को मिलती है, कुछ जगह बर्फ के रूप में देखने को मिलती है। तो कुछ जगह कुछ स्थानों पे बहुत अधिक तेज मात्रा में ओलावृष्टि देखने को मिलती है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो ये सब कुछ जो निर्भर करता है वो ऋतुओं पे निर्भर करता है। अब ऋतुओं के बारे में विस्तार से चर्चा, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है
भारत में मुख्यतः ऋतुएं हैं। भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं हैं या कितनी रूपों के आधार पर इसको भारत में हम बांट सकते हैं? तो भारत में ऋतुओं को मुख्यतः 4 ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है। कितनी ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है? 4 ऋतुओं में मुख्यतः विभाजित किया जा सकता है। बात आती है ये 4 ऋतुएं कौन कौन सी है और इन 4 ऋतुओं का विभिन्न क्षेत्रों से क्या संबंध है, क्या प्रभाव इन ऋतुओं का उन क्षेत्रों पे पड़ता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि 4 ऋतुओं के अंतर्गत भारत में ऋतुओं को बांटा गया। ये 4 ऋतुएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहली बात आती है, पहली जो हमारी ऋतु है वो है शीत ऋतु। पहले कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। दूसरी ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। दूसरी ऋतु कौन सी आती है? ग्रीष्म ऋतु। और तीसरी ऋतु का संबंध है कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के स्थान मानसून का आगमन, यानी मानसून का जो आगमन है वो अपनी कौन सी ऋतु है? तीसरी ऋतु मानी गई है। बात आती है वापसी काल, यानी जब मानसून आती है तो मानसून जाने का जो समय है उसको वापसी काल कहा गया है। इस प्रकार 4 भागों में ऋतुओं को इसमें अपने चैप्टर के आधार पर बांटा गया है। पहली कौन सी ऋतु? शीत ऋतु। दूसरी ग्रीष्म ऋतु। तीसरी विभिन्न विविधताओं के साथ मानसून का आना और चौथी मानसून का वापसी काल है। इस प्रकार इसको प्रमुख रूप से 4 भागों में भारत में बांटा गया है। अब हमें इन चारों ऋतुओं की विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि सबसे पहली ऋतु हमारी भारत की कौन सी है? तो ध्यान रखना, पहली ऋतु बताई गई है शीत ऋतु। शीत ऋतु है वो प्रमुख ऋतुओं में से मानी जाती है और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा और विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि उत्तरी भारत में शीत ऋतु। उत्तरी भाग का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इन प्रमुख राज्यों से संबंधित है। इसके आधार पर हम बात करें कि भारत में उत्तरी भारत में शीत ऋतु है, इसका प्रारंभ है वो कब से माना गया है, यानी शीत ऋतु है इन क्षेत्रों में कब प्रवेश करती है, किस समय जो मौसम है वो शीत ऋतु के अनुकूल हो जाता है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से बात आती है मध्य नवंबर से आरंभ होकर, यानी शीत ऋतु है ये उत्तरी भाग में कब प्रारंभ होती है? तो ध्यान रखना, मध्य नवंबर से इसका आगमन है, इसका प्रारंभ है वो उत्तरी भागों में माना गया है। अब बात आती है कि ये नवंबर में प्रारंभ होकर, मध्य नवंबर में प्रारंभ होकर ये जो शीत ऋतु है ये कौन से माह तक प्रमुख रूप से रहती है? तो ध्यान रखना, मध्य नवंबर से आरंभ होके ये फरवरी माह तक है, ये प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। आगे बात आती है उत्तरी भारत के उत्तरी भाग के सबसे ठंडे महीने कौन से हैं? भारत है उसका जो उत्तरी भाग है, जिसके अपन ने कुछ प्रमुख राज्यों की भी बात की थी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तो इनमें प्रमुख रूप से अगर बात करें तो सबसे ठंडे महीने हैं इन स्थानों के प्रमुख रूप से कौन से होते हैं, यानी कौन से महीने हैं जिसमें सबसे अधिक सर्दी है, शीत ऋतु है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है? दिसंबर से जनवरी, दिसंबर से जो जनवरी, ये 2 माह है, यहाँ उत्तरी भागों में प्रमुख रूप से सबसे अधिक ठंड के शीत ऋतु के महीने माने गए हैं। जहाँ शीत का प्रकोप है वो प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से इनको झेलना पड़ता है और बहुत सारी असुविधाओं का सामना है वो इन भागों में रहने वाले लोगों को होती है। बात आती है आगे तापमान, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। बात आती है तापमान की कि तापमान है वो किस स्थिति में जाने से प्रमुख रूप से क्या है कि घटता जाता है। तो बात आती है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रमुखतः क्या है कि बढ़ने पे हम देखते हैं कि तापमान क्या है कि बढ़ने के बजाय, तापमान बढ़ने के बजाय प्रमुखतः जो तापमान है वो क्या होता है, घटता जाता है। तो यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखनी है आपको तापमान के संबंध में कि दक्षिण से उत्तर की ओर जब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो तापमान है वो बढ़ने के बजाय क्या हो जाता है, तापमान घटता जाता है और उसकी स्थिति में परिवर्तन देखने को प्रमुखतः मिलता है। हमने बात की कि शीत ऋतु की, कि शीत ऋतु में प्रमुखतः जो सबसे अधिक ठंडे महीने माने गए हैं उत्तरी
भागों में वो प्रमुख रूप से दिसंबर और जनवरी के माने गए हैं। इसी प्रकार आगे हम अध्ययन करते हैं कि पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान है, यानी जो पूर्वी तट है उसमें चेन्नई में जो औसत तापमान है यानी सामान्य तापमान है वो कितना माना गया है, कितना रहता है। तो ध्यान रखना, औसत तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का जो तापमान है वो औसत सामान्य रहता है, उसमें अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। और ये तापमान है वो कितना रहता है, 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। ये प्रमुखतः चेन्नई का तापमान है पूर्वी तट की ओर रहता है। इसी क्रम में बात आती है कि उत्तरी मैदान में जो औसत तापमान है, उत्तरी मैदान का जो हिस्सा है उसका जो तापमान है वो तापमान कितना रहता है, उसमें कितना परिवर्तन प्रमुखता देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना कि जो उत्तरी मैदान है उसमें जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये कौन से भाग की बात करें हमें, उत्तरी मैदान की, कि उत्तरी मैदान में तापमान कितना रहता है, 10 डिग्री से प्रमुखतः 15 डिग्री सेल्सियस के बीच है वो तापमान देखने को मिलता है। वहीं हमने बात की पूर्वी तट पर, पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान कितना रहता है, प्रमुखतः इसमें ज़्यादा अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है वो तापमान प्रमुखतः देखने को मिलता है। बात आती है दिन गर्म एवं रात ठंडे होते हैं, यानी अगर हम दिन और रात की तुलना करें मौसम की और स्थिति की, तो प्रमुख रूप से दिन तो क्या होता है, गर्म होता है। दिन में कुछ धूप है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे क्या है कि ठंड तेज होती जाती है। तो वहाँ अगर बात करें, तुलना करें हम दिन और गर्म की, दिन और रात की, तो दिन क्या है, गर्म होते हैं और रातें अधिक ठंडी होती है। ये परिवर्तन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। बात आती है आगे कि उत्तर में तुषारपात सामान्य है। उत्तर जो भाग है अपना भारत का, वहाँ पे तुषारपात का मतलब होता है प्रमुख रूप से हिम के रूप में बर्फ का गिरना या प्रमुख रूप से तेज गति से बारिश का होना या प्रमुख रूप से ग्लेशियर का पिघलना। प्रमुख रूप से बात करें तो उत्तर में जो तुषारपात है यानी बर्फ का जो गिरना है वो सामान्यतः अधिक न होके नॉर्मल सामान्य देखने को मिलता है। कौन से क्षेत्र में, उत्तरी भाग में। इसी प्रकार आगे बात आती है हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है। हिमालय का कौन सा भाग है प्रमुखतः जहाँ हिमपात है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, हिमालय के उत्तरी भाग, हिमालय के कौन से भाग है, हिमालय के उत्तरी भाग है, वहाँ प्रमुख रूप से क्या है, हिमपात होता है। यानी यहाँ बर्फ के रूप में है वो प्रमुख रूप से बना सदा रहती है, यानी बर्फ है वो एक तरह जहाँ कुछ स्थानों में बारिश होती है बूंदों के रूप में गिरती है, वहीं जो अपना उत्तरी भाग है हिमालय का, वहाँ प्रमुख रूप से क्या है कि बारिश न होके वहाँ प्रमुख रूप से बर्फ का गिरना होता है। बर्फबारी वहाँ प्रमुख रूप से देखने को मिलती है जो हिमपात के रूप में प्रमुखतः होती है। आगे बात आती है शीत ऋतु में पवनें प्रवाहित होती है। शीत ऋतु का जो समय है, शीत ऋतु का जो समय है उसमें कौन सी पवनें हैं वो प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। तो पवनें एक प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की पवनें होती है। तो यहाँ बात आ रही है शीत ऋतु की कि शीत ऋतु में कौन सी पवनें प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, कौन सी पवनें प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। बात आती है कि व्यापारिक पवनें किस प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना, व्यापारिक पवनें वह पवनें होती है जो वर्ष पर एक समान गति के साथ चलती रहती है और उनमें प्रमुखतः किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। यानी वर्ष के 12 महीने जो पवनें लगातार समांतर क्रम में चलती रहती है उनमें अधिक परिवर्तन प्रमुख रूप से देखने को नहीं मिलता। उनको क्या कहा गया है, प्रमुखतः व्यापारिक, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा गया है। अब बात आती है कि व्यापारिक पवनें हैं वो बहती है, यानी किस दिशा से किस तरफ बहती है। क्या समुद्र से स्थल की ओर बहती है या स्थल से समुद्र की ओर बहती है। तो हो सकता है कि ये स्थल से समुद्र की ओर बह रही हो या समुद्र से स्थल की ओर बह रही हो। तो यहाँ बात आ रही है कि व्यापारिक पवनें हैं वो यहाँ पे किस तरफ बहती है, किस तरफ गति करती है। तो ध्यान रखना, स्थल से समुद्र की ओर। कहाँ गति करती है ये, स्थल से समुद्र की ओर प्रमुखतः गति करती है।
आगे बात आती है देश के अधिकतर भागों में मौसम है वो किस प्रकार का रहता है। तो ध्यान रखना, देश के अधिकतर भागों में जो मौसम देखने को मिलता है वो शुष्क मौसम देखने को मिलता है। शुष्क मौसम है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, लेकिन शुष्क मौसम जहाँ होता है वहाँ तक प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि बारिश में असमानताएं देखने को मिलती है, तापमान में ज़्यादा अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया, जो हमारी भारत की ऋतुओं को हमने बांटा था उनको 4 भागों में बांटा, और उनमें से प्रमुख जो हमने पहली जो ऋतु है शीत ऋतु, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया, विस्तार से जानकारी की।